नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 सितंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं। ओवरऑल कल हॉलीडे थी, इस वजह से शायद न्यूज़ नहीं आई। 4 एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं और 4 लगभग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल से शुरू करता हूँ। तो पहला आर्टिकल है 3 होयसलास टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो होयसला टेम्पल्स हैं बेलूर में, हालेबीड में और सोमनाथपुरा में, कर्नाटका में, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है मंडे को। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है इन 3 होयसला टेम्पल्स को, जिसके चलते ओवरऑल यहाँ पे जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। तो बेलूर में जो चेना कसावा टेम्पल है, हालेबीडु में जो होयसलेश्वर टेम्पल है, दोनों ही हसन डिस्ट्रिक्ट में है। ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है 2014 से, और फाइनली इनको यहाँ पे अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। उसके साथ साथ केशव टेम्पल जो है सोमनाथपुरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, इसको भी यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया था, लेकिन अब तीनों टेम्पल्स यहाँ पे ओवरऑल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ चुके हैं। इनको केंद्र की सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया था फरवरी 2022 में, 2022-23 नॉमिनेशन की लिस्ट के तहत। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने क्रिएटिव जीनियस, आर्किटेक्चरल इक्लेक्टिसिज्म और सिंबलिज्म के चलते ओवरऑल इन सेक्रेड ये आर्किटेक्चर्स को एक तो प्रिजर्व करके रखा है और उसके बाद इनको ऑफिशियली नॉमिनेट किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के लिए। 45th सेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का रियाद सऊदी अरेबिया में, फाइनली यहाँ पे अप्रूवल दिया गया। तो एक छोटी सी न्यूज है और ओवरऑल ये न्यूज आपसे किसी पीसीएस टाइप के एग्जाम में पूछी जा सकती है। यूपीएससी में तो देखिए सीधे सीधे इस प्रकार के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। होयसला आर्किटेक्चर से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कौन कौन से 3 टेम्पल्स नॉमिनेट हुए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, ये कम ही पूछा जाता है। फिर अगली एक और स्टैटिक न्यूज है, सिंपल सी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखिए, इस साल शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को बांटने में केंद्र की सरकार को देरी लग गई, 1 साल से ज्यादा की देरी लगी। तो ओवरऑल 2-3 दिन पहले मैंने ये शांति स्वरूप भटनागर वाली जो न्यूज थी वो आपके साथ डिस्कस की थी और बताया भी था कि ओवरऑल सरकार ने पहले बोला था कि चूंकि साइंस के अवार्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं तो कुछ प्रीमियम नए साइंस के अवार्ड सरकार लेके आएगी। फाइनली ये लेके आएगा, इनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो केंद्र की सरकार ने अनाउंस की कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे। 56 प्राइसेस होंगे। अभी के लिए इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने निकल के आया नहीं है। ये जो नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना, इसमें ओवरऑल कैश कंपोनेंट नहीं होगा। अब तक क्या है, जो भी अवार्ड्स हुआ करते थे तो उसमें कैश कंपोनेंट हुआ करता था, सर्टिफिकेट हुआ करता था, मेडेलियन हुआ करता था। अब जो नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आ रहे हैं उसमें बस सर्टिफिकेट होगा, मेडेलियन होगा, कोई भी कैश कंपोनेंट नहीं होगा। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार होंगे, 25 विज्ञान श्री पुरस्कार होंगे, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होंगे, और ये जो युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 साल तक के साइंटिस्ट को दिए जाएंगे, और 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइजेस होंगे ना, ये अवार्ड किए जाएंगे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, इन सब चीजों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए, स्पेस साइंस के लिए, वगैरह वगैरह। और 13वीं कैटेगरी यहाँ पे जोड़ दी गई है अदर्स की। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन अवार्ड्स में वुमेन को भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोलना है। ये जो 56 प्रपोज्ड अवार्ड्स हैं, ये ओवरऑल पहले जो 300 साइंस प्राइजेस हर साल दिए जाते हैं उससे कम किए गए। मिनिस्ट्री का ये भी बोलना था कि भाई साइंस प्राइजेस एक लिमिट से ज्यादा ही दिए जा रहे हैं, तो चूंकि एक लिमिट से ज्यादा साइंस प्राइजेस दिए जा रहे हैं तो इन साइंस प्राइजेस की जो इंपॉर्टेंस है वो घट गई। इस इंपॉर्टेंस को हम वापस लाइन पे लेके आ रहे हैं, इसलिए 300 साइंस प्राइजेस को कम करके 56 कर दिया। ठीक है, इनके अंदर एक सिग्निफिकेंट कैश कंपोनेंट हुआ करता था पहले, अभी के लिए वो कैश कंपोनेंट हटा दिया गया। अब आप बोलोगे सर युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड यहाँ पे भी हैं और एक अलग शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए जा रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तो नहीं है, लेकिन पहले जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किए गए हैं पहले, वो शायद डिसकंटिन्यू कर देगी सरकार, क्योंकि ऑलरेडी इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर एक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर युवा इंट्रोड्यूस हो चुका है। दुख की बात दोस्तों यहाँ पे ये है जो अवार्डीज है उनके लिए कि भाई कैश कंपोनेंट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारे क्रिटिक्स का तो ये भी बोलना है कि साइंस के फील्ड में जो ओवरऑल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं, इनकी क्वांटिटी को तो आपको बढ़ाना चाहिए, आपको इनको कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक इनोवेशन की फील्ड में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में इंडिया को आगे बढ़ना है। जितने ज्यादा अवार्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा जो स्टेट फंडेड एजुकेशनल रिसर्च होगी वहां पे अवार्ड दिए जाएंगे। अब तक क्या जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो गया, यहीं से सारे अवार्डीज आते हैं।
स्टेट लेवल के कॉलेजेस से ज्यादा अवार्डीज आ नहीं रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ साइंस अवार्ड्स को कम कर दोगे तो ओवरऑल साइंटिफिक रिसर्च में और हो सकता है लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाए। ये जो नए शांति ये विज्ञान पुरस्कार आ रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वाले हैं इसमें भाई 45 साल तक की एज लिमिट रखी गई है, मतलब 45 साल तक का इंडिविजुअल होगा तभी ओवरऑल उसको अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11 को अवार्ड एनुअली अनाउंस किए जाएंगे। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को भी अनाउंस किए जाएंगे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ओवरऑल जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 3 का, वो मून की धरती पर लैंड हुआ था। समझ गए भाई। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं ये 2024 से कमेंस होंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनको देगा, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी हर साल, जिसमें सेक्रेटरी होंगी 6 साइंस मिनिस्ट्रीज के, 4 प्रेसिडेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग अकेडमी से होंगे, 6 डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट होंगे और टेक्नोलॉजिस्ट होंगे अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग डोमेन्स के। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अवार्ड प्रोसेस को मैनेज करेगा। समझ गए। और बाद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी इसमें छोटा सा रोल है। फिर अगला, डब्ल्यूएचओ ने रिलीज की है रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, ओवरऑल दुनिया में 5 लोगों को अगर हाइपर टेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर है, तो उसमें से 4 लोगों को एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को हाइपर टेंशन है, अगर हम प्रॉपर अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट देते हैं तो हम 7 करोड़ 7 लाख डेथ्स को अवॉइड कर सकते हैं 2023 से 2050 के बीच में। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फर्स्ट एवर रिपोर्ट के बारे में बोला है, जो कि ग्लोबल इंपैक्ट ऑन हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर रिलीज की गई। तो जी हाँ, ग्लोबल इंपैक्ट ऑन हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें यह बोला गया कि 2023 से लेकर 2050 के बीच में हम 7 करोड़ 7 लाख डेथ्स अवॉइड कर सकते हैं अगर ओवरऑल हाइपरटेंशन को लेके कुछ क्यूरेटिव मेजर्स लिए जाए। हाइपरटेंशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डेथ और डिसेबिलिटी के लिए। यह बोलता है एक पेपर इन द लैंसेट जो कि रीजनल साउथ एशिया के ब्रांच में पब्लिश हुआ है। इसने यह बोला है कि भाई इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जितने भी हैं उसमें से 1/4 से कम, ठीक है ना, हैड देयर ओन ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग 2016-20। मतलब इंडिया के अंदर जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो लोग ओवरऑल जल्दी दवाइयां नहीं लेते, स्टेप्स नहीं लेते इस हाइपरटेंशन को या फिर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो 2016-20 में अगर इंडिया में 100 लोगों को ब्लड प्रेशर है तो 25 लोग लगभग ऐसे हैं, 25 से आप कह लो कि कम लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है, और पता भी है ओवरऑल तो जबरदस्ती दवाइयां लेते नहीं। जो लैंसेट पेपर है 2019-20 का नेशनल फैमिली हेल्थ पेपर सर्वे, देखिए नेशनल लैंसेट पेपर 2019-20 का ये बोलता है कि NFHS 5 जो 2019-20 के लिए कंडक्ट की गई थी, 24% हाइपरटेंशन इंडिया के अंदर मेन में और 21% हाइपरटेंशन इंडिया के अंदर वुमेन में। 2015-16 में जो NFHS 4 आई थी उसमें नंबर 19% था मेन के लिए और 17% था वुमेन के लिए। इंडिया का जो हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, एक लार्ज स्केल हाइपरटेंशन इंटरवेंशन नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, इसको पॉजिटिव वर्क के लिए जाना जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो ओवरऑल इनके बेसिस पे ही जो हाइपरटेंशन के नंबर्स हैं, जो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स हैं यहां पे निकल के आ रहे हैं, और ये भी हमको पता चल रहा है कि इस ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल के लिए जितना इनफ लोगों को करना चाहिए उतना कर नहीं रहे। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो हाइपरटेंशन है ये दुनिया में 3 में से 1 को अफेक्ट करता है, और इस हाइपरटेंशन से बहुत सारी और बीमारियां निकल सकती हैं जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स। जो नंबर ऑफ पीपल हाइपरटेंशन के साथ रह रहे हैं, मतलब जिनका 140/90 mm से ज्यादा का ब्लड प्रेशर है और ओवरऑल जो हायर मेडिकेशन ले रहे हैं हाइपरटेंशन की, वो लोग डबल हो चुके हैं 1990 से लेकर 2019 के बीच में। 65 करोड़ से 130 करोड़ पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि हाइपरटेंशन जितने भी लोगों को है, आधे लोगों को पता ही नहीं है, अनअवेयर है कि उनको हाइपरटेंशन है। 3/4 ऑफ अडल्ट्स विद हाइपरटेंशन लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो बेसिकली हमें यहां पे वेज रिकमेंड करनी पड़ेगी जिससे ओवरऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से दुनिया भर में लड़ सके। इसमें बहुत सारी चीजें करनी है। एक तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने, हेल्दी डाइट खानी है, टोबैको क्विट करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है, कुछ लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे जरूरी है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो हाइपरटेंशन आने से पहले आपको पता चल जाए कि हाँ भाई हाइपरटेंशन है, आप अपने रूटीन वगैरह बदल के इसको कंट्रोल में ले आओ। और अगर सरकार अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाती है तो उसमें सरकार को खर्चा जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो बेनिफिट्स है ना वो कॉस्ट से 18 गुना ज्यादा होंगे। तो हाइपरटेंशन को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है सिंपल लो कॉस्ट मेडिकेशन रिजीम्स के थ्रू, ठीक है ना भाई। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली दुनिया में 5 में से 1 इंसान नहीं जो कि हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में कर रखा है। फाइनली ग्रीन नजेस की बात हो रही है इन ऑनलाइन फूड डिलीवरीज टू लोअर प्लास्टिक वेस्ट। देखिए यहां पे चाइना के कुछ जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसको लेके बातचीत होगी। एक स्टडी कंडक्ट की गई है ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ चाइना में, जहां पे ओवरऑल डिफॉल्ट मोड में नो डिस्पोजेबल कटलरी एक्टिव किया जाता है। इंडिया के अंदर भी अगर आप जोमेटो और स्विगी से करोगे तो कटलरी ना सिलेक्ट की जाए इसका ऑप्शन ऑटो चेक होता है। अब इस आर्टिकल में देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, एक एक लाइन आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। सार यह है कि एक टीम ऑफ रिसर्चर्स जिनको लीड कर रहे थे एसोसिएट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जिनका नाम है यूजॉन है, इन्होंने कोलैबोरेट किया एलएमए के साथ। एलएमए अलीबाबा की फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। कस्टमर लेवल रिस्पांस को एनालाइज किया यहां पे ग्रीन नजेस को लेके। तो मेन थीम इस आर्टिकल की है ग्रीन नज। ग्रीन नज क्या है? लोगों के बिहेवियर को ग्रीन बनाने के लिए आपने उनको एक छोटा सा पुश दिया, एक रिवॉर्ड सिस्टम को इंस्टॉल किया गया फूड डिलीवरी एप्स में ग्रीन नज के नाम पे। और इस रिवॉर्ड सिस्टम में आपका फाइनल रिवॉर्ड क्या होगा कि चाइना के डेजर्ट्स में ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। तो बेसिकली ग्रीन नज होते क्या है? दे आर जेंटल परसुएशंस टू इन्फ्लुएंस environment friendly behavior in people. In behavioral economics, nudges are interventions that influence people choices to make certain decisions without restricting choices available to them. अलीबाबा ने यहां पे क्या किया? देखिए जब भी फूड डिलीवरी ऐप पे आप जाओगे तो ओवरऑल चाइना के अंदर एक ऑटोमेटिक ऑप्शन मार्क होगा नो डिस्पोजेबल कटलरी। ऑब्वियसली बात है ये डिस्पोजेबल कटलरी किससे बनती है? प्लास्टिक से बनती है। इनको सिंगल यूज कटलरी भी बोला जाता है कि एक बार आपने इस्तेमाल किया फिर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। बहुत सारे केसेस में आज की डेट में पेपर से भी कटलरी बनती है। तो चाइना की एप्स में नो डिस्पोजेबल कटलरी ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना खाना ऑर्डर करते हो तो उससे क्या है? आप पॉइंट्स अर्न करोगे। जब आपके पॉइंट्स एक लिमिटेड अमाउंट पे पहुंच जाएंगे, लगभग 16,000 पहुंच जाएंगे, तो आपके नाम का एक पेड़ अलीबाबा चाइना के डिजर्ट्स में जाके लगा देगा। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल एक ग्रीन नज है और कहीं ना कहीं लोग इस ग्रीन नज के प्रति पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, 2019 से लेकर 2020 के बीच में नो कटली ऑर्डर्स ऑन एन एवरेज पर कस्टमर 0.77 थे। तो 16,000 पॉइंट्स कहां से ही पकड़ के लेके आएगा कौन? आपका एक चाइनीज कस्टमर। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल किया क्या जा रहा है? देखिए चाइना की सरकार ने ओवरऑल 2020 में कुछ एम्बिशियस प्लान अनाउंस किए और चाइना की सरकार ने अपनी जो फूड डिलीवरी एप्स थी उनको साफ साफ बोल दिया कि तुम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चेक करोगे ऑप्शंस को कि हाँ भाई कटलरी डिक्लेयर डिलीवर ना की जाए। इनफैक्ट अगर आप ओला स्विगी में भी देखो तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में सिलेक्टेड ही होता है कि हाँ भाई कटलरी ना डिस्पोज ऑफ की जाए। समझ गए? तो जब 1,97,062 रैंडमली सिलेक्टेड यूजर्स के मंथली फूड ऑर्डर्स को चेक किया गया तब पता गया कि यहां भाई ऑलरेडी चाइना के अंदर इस ग्रीन नज के अगेंस्ट जो लोग हैं वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शांघाई, बीजिंग और तियानजिन जैसे शहरों में ओवरऑल अगर आप देखो तो नो कटलरी डिलीवरी ऑर्डर्स बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं? तो भाई शांघाई में 19.3% बढ़े, बीजिंग में 21.2% बढ़े, तियानजिन में 20.4% बढ़े, इंडिविजुअल के लेवल पे 20.1% बढ़े और पहले के रिस्पेक्ट में नो कटलरी ऑर्डर्स 648% बढ़े। समझ के बात को? तो ये ओवरऑल चीज यहां पे बताई जा रही है कि बेसिकली इस ग्रीन नज के बेसिस पे ओवरऑल नो कटलरी ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो लोग हैं ना वो ग्रीन नज को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने। कुछ और फिगर्स भी हैं। जो कस्टमर्स 18 से 24 साल के बीच में उनके नो कटलरी ऑर्डर्स केवल 11.9% बढ़े। जो मिडिल एज हैं या एल्डरली हैं उनके नो कटलरी ऑर्डर्स 30 से 34% की रेट पे बढ़े। जो लोग ओवरऑल $1151 से महंगा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन टाइप के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ग्रीन कटलरी ऑर्डर्स 22.2% बढ़े। जो थोड़ा सस्ता फोन इस्तेमाल कर रहे हैं $273 से लस का, उनके ओवरऑल आप कह लो जो नो कटली ऑर्डर्स वो लगभग 18% ही बढ़े हैं। तो ये अलग अलग फिगर्स यहाँ पे ओवरऑल बताया जा रहे हैं कि ग्रीन नजेस का क्या इंपैक्ट निकल के आया अलग अलग लेवल ऑफ कस्टमर्स पे। अब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड मैं नोट्स यहां पे आपको बनाने को बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये जो सर्वे हुई है ये चाइना के अंदर हुई है। अगर इंडिया के अंदर ये सर्वे हुई होती, इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स होते तो मैं बोलता कि ये नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, ये कर लो, बट उतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूरत नहीं है। एडिटोरियल एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे।
एशिया कप को लेके आर्टिकल है। एशिया कप में ओवरऑल 10 विकेट की विक्ट्री रही। जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन इंडिया ने श्रीलंका को बहुत जल्दी हरा दिया। अच्छा हुआ जल्दी हरा दिया, क्योंकि मैच स्थगित भी हो सकता था। रीजन बीइंग बाद में उसी दिन पानी बहुत तेजी से बरसा है। फिर इस एशिया कप में इंडिया जीत के ओवरऑल आने वाले आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकता है। जल्दी ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे एक सीरीज होने वाली है, उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। कुछ आप कह लो इंजर्ड प्लेयर्स थे, उसके चलते हम लोग बांग्लादेश से हार गए। फिर ये बोला जा रहा है कि एशिया कप के अंदर जो रिजर्व डे रखा गया था वो केवल इंडिया पाकिस्तान के दिन के लिए रखा गया था, बाकी टीमों के लिए नहीं रखा गया था। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच को इतना अलग से इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं थी। बट एशिया कप के ऑर्गेनाइजर्स देंगे ही देंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो समिट क्लैश है वो कहीं ना कहीं ज्यादा व्यूअर्स को लेके आती है, ज्यादा टीआरपी को लेके आती है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। फिर इंडिया कनाडा, देखिए जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत ही सीरियस इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निजार को मारने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो साहब का यह बोलना है कि इंडिया के साथ बायलैटरल मीट में वो इस बात का सबूत प्रधानमंत्री को दे चुके हैं, और इसके चलते कनाडा ने एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो हमने भी कनाडा के एक सीनियर स्टेशन चीफ ऑफिसर को इंडिया से निकाल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली यहां पे बोला है, चूंकि कनाडा फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क में उनके साथ है, तो जो कुछ भी हो रहा है उस पर डीपली कंसर्न्ड है। जो इल्जाम कनाडा इंडिया के ऊपर लगा रहा है उसको लेके वो डीपली कंसर्न्ड है। बट बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे बोलने वाला देखिए है नहीं। अब डेफिनेटली पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। जब जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए, तो जगमीत सिंह, जो कि ऑब्वियस सी बात है खालिस्तानी लीडर है कनाडा के अंदर, उसने भी स्टेटमेंट दिए। पीरे पोलिवर ने भी स्टेटमेंट दिए। तो बेसिकली ओवरऑल कनाडा एक ऐसा नाटो अलाई है और एक ऐसा फाइव आइज का नेटवर्क है जिसके ओवरऑल जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया के साथ वो बिगड़ रहे हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कॉलिशन पॉलिटिक्स इनसाइड कनाडा। ये जो हरदीप सिंह निजार था, हरजिंदर सिंह निजार जो भी इसका नाम था, ये बेसिकली खालिस्तानी टाइगर फोर्स का हेड था। टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसका साफ साफ नाम था। उसके बावजूद भी इसको कैनेडियन सिटीजन बोल के कनाडा की सरकार इसको इस प्रकार से बचा रही है जैसे कोई आम नागरिक है। तो ये भी अपने आप पे एक बहुत दुखी करने वाली बात है। इसके बारे में एक शॉर्ट मैं आज की डेट में अपलोड करूंगा। ओके, 2015 के बाद से जब से जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे लीडरशिप में आए, खालिस्तानी मुद्दे को लेके इंडिया कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आगे भी बिगड़ सकते हैं। फिर फैसिलिटेटिंग डिग्रीज विद इन अ डिग्री, यहां पे बात की जा रही है इंडिया जो रिसेंटली नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेके आई है इसको। देखिए 1990s से पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रहा है कि प्रॉपर तरीके से हायर एजुकेशन के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को रेगुलेट करने की जरूरत है। फाइनली 60th मीटिंग हुई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 2012 में, और यह काम दिया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिसेंटली ही NHEQF लेके आया। लेकिन इस NHEQF को लेके यूजीसी की तरफ से कुछ कंफ्यूजन है। देखिए ग्लोबली हायर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उसमें डिटेल्स होते हैं डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स को लेके। यूजीसी इस समय पे दो सेपरेट फ्रेमवर्क्स लेके आ चुका है, एक तो NHEQF है और एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, उनको अब ये बोला गया है कि आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को मेंटेन करेंगे। ये मैंडेटेड मोबाइलिटी जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और ट्रांसफर किए जाएंगे क्रेडिट्स को अलग अलग कोर्सेज में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। इन सबको NHEQF के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ये एम्बिगिटीज मिनिमाइज करना चाहिए क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट में। ठीक है भाई, एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे डिसिप्लिन्स को इनकम्पास करे और क्लियरली प्रोवाइड करे कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है किसी भी कोर्स में एंट्री मारने की और किसी भी कोर्स से निकलने की। NHEQF ओवरऑल एग्जिट की जो रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस है, उनको बताता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रोग्राम में एंट्री मारने के समय पे क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी पाथवेज हैं, इसके बारे में ये NHEQF प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पे बताई जा रही है। जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है ना, जो कि एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी में दी जाती हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी ओवरऑल अलग अलग डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या एंट्री कंडीशंस हो रही हैं, हो सकती हैं, इसके बारे में NHEQF प्रॉपर क्लियर नहीं है। फिर NHEQF इंडिया के लिए बनाया गया है और इंडिया को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। तो जब हम अपने कॉलोनियल पास्ट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी कोई भी पॉलिसी कॉलोनियलिज्म से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो जो NHEQF है ये कहीं ना कहीं बोलोगना प्रोसेस से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। यूरोपियन
क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और इनको बनाने वाले जो डबलिन डिस्क्रिप्टर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। अरे हमारे देश का जो हायर एजुकेशन नेटवर्क है वो बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है, मच मोर देन द यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया। तो हम यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया में जो फ्रेमवर्क आया है उसकी यहां पे कॉपी क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी पुट अप किया गया। फिर NHEQF को बनाने में राज्य की सरकारों के साथ यहां पे कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई निगोशिएशन नहीं हुआ है। राज्य की सरकारें पढ़ाई पे ज्यादा खर्च करती हैं केंद्र की सरकार से, तो लर्निंग आउटकम्स को लेके, एंट्री और एग्जिट रिक्वायरमेंट को लेके, ओवरऑल सिलेबस के कंटेक्स्ट को लेके NHEQF की डिजाइनिंग में यूजीसी का राज्य की सरकारों से डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी था, बट उस लेवल पे यहां पे डिस्कशन हुआ नहीं है। तो बेसिकली ये जो नया डॉक्यूमेंट आया ना NHEQF, इसमें बहुत खामियां है। ये बेसिकली लर्निंग और नॉलेज को लाइवलीहुड के आगे ले जाने की बात करता है, एक इंडिविजुअल की लर्निंग कैपेसिटीज को डेवलप करने की बात करता है, बट ओवरऑल इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इंक्लूसिव नहीं बनाता है। और इस NHEQF को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। रीजन बीइंग, इसको इंप्लीमेंट करने में राज्य की सरकारों का अप्रूवल लगेगा और राज्य की सरकारें कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट हैं। फिर कुछ इसमें प्रोसीजरल फ्लॉज भी है। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद दूसरी कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहां पे करे जा सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो स्केलिंग के स्कोर्स हैं इनको सिंक्रोनाइज करने में कुछ क्लैरिटीज यहां पे नहीं है। प्लस इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर हर सेमेस्टर में मिनिमम ऑफ 20 क्रेडिट्स की बात की गई है और एक क्रेडिट को पाने के लिए 15 घंटे की डायरेक्ट टीचिंग और 30 घंटे की इनडायरेक्ट टीचिंग चाहिए। इस हिसाब से 900 घंटे की टीचिंग पर सेमेस्टर, हर दिन 10 घंटे की टीचिंग। एक फुल टाइम एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए भी दिन के 10 घंटे की टीचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको ग्राउंड लेवल पर रिजॉल्व करना और इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और आर्टिकल यहां पे बच रहा है दोस्तों, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको मैं कल की वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज बहुत ज्यादा न्यूज थी नहीं, इसलिए मैंने डिटेल में और ब्रीफ में आपको चीजें समझाई हैं। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर छोटा इसलिए हो गया क्योंकि आर्टिकल्स है ही नहीं, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अलग से समझाने का मतलब इसलिए क्योंकि इसमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट